कंगना और शौर्य एक दूसरे को पसंद करते थे। शौर्य एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर था और बहुत अच्छा पैकेज था उसका। कंगना उसकी कॉलेज की फ्रेंड थी और अब दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। वैसे शौर्य के माता पिता शौर्य की शादी अपनी पसंद की लड़की से करना चाहते थे और अधिक से अधिक दहेज लेना चाहते थे, लेकिन शौर्य ने पहले ही बोल दिया था कि वह सिर्फ और सिर्फ कंगना से ही शादी करेगा। कंगना दूसरे राज्य की रहने वाली थी और हॉस्टल में रहकर उसने पढ़ाई की थी, जहां उसकी मुलाकात शौर्य से हुई थी और दोनों एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से पसंद करने लगे थे। लेकिन कंगना अभी कोई जॉब नहीं करती थी क्योंकि उसकी पढ़ाई का लास्ट ईयर चल रहा था और शौर्य की अच्छी कंपनी में जॉब लग चुकी थी। क्योंकि वह कंगना से 2 साल सीनियर था, इसलिए शौर्य चाहता था कि अब पहले उनकी शादी हो जानी चाहिए। शौर्य की जिद में शौर्य के माँ बाप को कंगना और शौर्य की शादी के लिए तैयार होना पड़ा। शौर्य के अपने कुछ नियम कायदे कानून थे और वह दहेज के शुरू से ही खिलाफ था। यह बात उसके माँ बाप भी जानते थे। शौर्य ने यह भी बोल दिया कि उसे शादी की फिजूल खर्ची करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वह साधारण तरीके से कोर्ट में शादी करेगा। जिसे सुनकर उसके माँ बाप को और गुस्सा आ रहा था और उन्हें लग रहा था लड़की के माँ बाप जो थोड़ा बहुत खर्चा शादी में करते भी, वह भी शौर्य ने कम करवा दिया। शौर्य का बड़ा भाई भी एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था और उसकी शादी काफ़ी बड़े घर में की थी। उसके माँ बाप ने शौर्य की भाभी देवयानी काफ़ी दहेज लेकर आई थी, जिसका उसे बहुत घमंड था। काफ़ी अमीर मायके वाले थे उसके। और अब कंगना और शौर्य की शादी साधारण तरीके से कोर्ट में हो रही थी, तो देवयानी और उसका पति सिद्धांत और सास ससुर सब अपने अपने घमंड में थे। उनके हिसाब से लड़की वाले भी कोर्ट में शादी करने के लिए इसीलिए तैयार हो गए होंगे ताकि उनका कम से कम खर्च लगे। खैर, कंगना और शौर्य की कोर्ट में शादी हो गई और कंगना शौर्य के घर छोटी बहू बनकर आ गई। शादी के वक्त शौर्य के घर वाले बहुत ध्यान से कंगना के मायके वालों को देख रहे थे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन कर सके, क्योंकि यह रिश्ता तो शौर्य ने खुद खोजा था। उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं था और ना ही शौर्य ने उन्हें ज़्यादा कुछ बताना ज़रूरी समझा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके माँ बाप को सिवाय दहेज के रिश्ते में और कुछ नहीं दिखता। कंगना के घर वाले बहुत ही साधारण तरीके के थे और उन्होंने कंगना को कुछ खास दिया भी नहीं था। बस जेवर के नाम पर एक हल्की सी चेन और छोटे छोटे ईयररिंग्स पहन रखे थे कंगना ने, और शौर्य ने अपनी तरफ से एक डायमंड रिंग कंगना को पहनाई थी। यही सब देखकर कंगना के सास ससुर और जेठ जेठानी के हिसाब से कंगना उनके मुकाबले बहुत ही निम्न घर से है और किस्मत की धनी होने की वजह से उनके घर में आ गई। सासू माँ और जेठानी तो यह भी बोलने से नहीं चूकती कि कंगना ने शौर्य को फंसा लिया उसकी दौलत देखकर, और उसके माँ बाप ने शुरू से ही अपनी बेटी को यह सिखाया होगा कि कैसे अमीर घर के लड़कों को फंसाया जाता है, जिसे उसने बखूबी अंजाम दिया है। खैर, कंगना अब शौर्य के घर में आ चुकी थी, लेकिन शौर्य के घर में सब कंगना से बहुत अजीब व्यवहार कर रहे थे। कंगना के गृह प्रवेश के बाद कंगना जब अपने रूम में गई तो उसकी जेठानी देवयानी ने जाकर कमरे की एसी ऑफ कर दी और कंगना से बोला, तुम्हें आदत नहीं होगी ना एसी में सोने की, तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने एसी बंद कर दिया। धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी तब एसी चला लेना, अभी तुम्हारे हिसाब से पंखा ही सही रहेगा। कंगना को कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले, और अभी तुरंत ही तो वह ब्याह करके इस घर में आई थी, इसलिए चुप ही रह गई। शौर्य से भी उसने कुछ नहीं कहा। शौर्य जब कमरे में आया तो उसने बोला, इतनी गर्मी हो रही है और तुमने एसी बंद कर रखा है। तो कंगना ने बोला, वह भाभी ने बंद कर दिया था। इस पर शौर्य ने बोला, कमरा तुम्हारा है तो क्या ऑन करना है क्या ऑफ करना है, खुद देख लो, भाभी थोड़ी ना डिसाइड करेंगी कि एसी ऑन रहेगी या ऑफ। खैर, फिर वह बात वहीं पर ख़त्म हो गई। अगले दिन कंगना की पहली रसोई की रस्म थी और जब कंगना रसोई में गई तो उसे वहाँ पर क्या बनाना है कुछ समझ में नहीं आया। सासू माँ ने आकर बोल दिया, तुम्हें जो बनाना आता है बना लो, अब हम तुम्हें देखभाल कर तो लाए नहीं हैं, तुम्हारा पति तुम्हें खुद पसंद करके लाया है, तो उसी से पूछ लो और समझ लो क्या बनाना है। कंगना को समझ में आ गया था कि उसे उसके ससुराल में कोई खास पसंद नहीं कर रहा। खैर, कंगना ने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था और वह माइक्रोवेव में कुछ कर रही थी कि तभी देवयानी किचन में आ गई।
और उसने माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हुए कंगना को देखा तो बोला, अरे तुम्हें यह सब कुछ इस्तेमाल करना आता भी है, कुछ ख़राब मत कर देना। कंगना को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि देवयानी उसे ऐसा क्यों बोल रही है, और उसने बोला, अरे नहीं भाभी, मुझे खाना बनाना आता है और मैं अपने घर में भी कभी कभी खाना बनाती थी। कंगना को समझ में नहीं आया कि देवयानी उसे ताना मार रही है कि उसने कभी माइक्रोवेव देखा नहीं होगा। खैर, कंगना ने अच्छा सा नाश्ता बनाकर सबको परोस दिया। नाश्ता बहुत टेस्टी बना था। कंगना ने सबके लिए फ्रूट केक भी बनाया था जो कि बहुत टेस्टी बना था। पहली रसोई के रस्म में कंगना की सासू माँ और ससुर जी ने उसे एक एक चांदी की पायल दे दी और देवयानी और उसके जेठ जी सिद्धांत ने उसे 500-500 रुपये पकड़ा दिए, जिसे देखकर शौर्य को बहुत हैरानी हुई। अपने घर की बहू को एक सोने का गहना तक नहीं दे पाई उसकी मम्मी। तब तक देवयानी ने उसे ताना मारा, अरे वह क्या है ना, मैं तो बहुत अमीर घर से हूँ और काफ़ी सारा दहेज लेकर आई थी, तो उस हिसाब से मुझे ससुराल में मान इज्जत भी मिली है। मेरी पहली रसोई में तो सासू माँ ने मुझे सोने की चेन दी थी और ससुर जी ने कड़े, लेकिन अब तुम खाली हाथ इस घर में आई हो और हमारी बराबरी के घर से भी नहीं हो, तो तुम्हारी यही हैसियत है। कहकर सिद्धांत और देवयानी हंसने लगे। कंगना को बहुत हैरानी हुई कि यह कैसी बातें कर रहे हैं यह लोग। शौर्य ने अपनी मम्मी पापा की तरफ देखा, लेकिन वह लोग अपने बड़े बेटे बहू को डांटने के बजाय चुपचाप अपने कमरे की ओर चले गए। शौर्य ने कंगना का हाथ पकड़कर उसे रिलैक्स किया और बोला, तुम शांत रहो, यह सब कुछ शुरू शुरू में चलता है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारे अपने कुछ सिद्धांत हैं, तुम्हें तो पता है मुझे यह फालतू के फिजूल खर्च और दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं। कंगना शौर्य को अच्छे से समझती थी, इसलिए उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। दोपहर के वक्त कंगना ने देखा कि किचन में ढेर सारे जूठे बर्तन पड़े हुए हैं और उसकी सासू माँ ने बोल दिया कि यह सारे बर्तन उसे साफ करने हैं। शौर्य ने बोला, क्यों मम्मी, क्या हाउस हेल्पर नहीं आई? तो उसकी मम्मी ने बोला, नहीं, उसके बच्चे की तबीयत खराब है, वह एक हफ्ते नहीं आएगी। अब देवयानी तो इतने दिनों से सब कुछ मैनेज करती रही है अब तक, अब कंगना इस घर में आ गई है तो एक हफ्ता वह भी मैनेज कर सकती है ना। कहकर सासू माँ चली गईं। कंगना हैरानी से सिंक में भरे हुए बर्तनों को देख रही थी कि तभी देवयानी किचन में आ गई और उसने बोला, क्या हुआ कंगना, तुम्हें तो आदत होगी ना बर्तन घिसने की। मैंने तो कभी अपने मायके में कोई काम नहीं किया, फिर भी कभी कभी मुझे यहाँ पर यह काम करना पड़ा है। तुम्हें तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी यह करने में, तुम्हारी तो आदत होगी। इस पर कंगना ने बोला, अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हो आप, मैंने भी कहाँ कभी बर्तन धोए हैं, मुझे तो बिल्कुल भी यह सारे काम नहीं आते, लेकिन अब सर पर पड़ा है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जल्दी ही इसका इंतज़ाम हो जाएगा। इस पर देवयानी ने दोबारा उसे ताना मारा, क्यों, तुम्हारे मायके में कामवाली लगी हुई है क्या? तो कंगना ने बोला, नहीं, काम वाली तो नहीं लगी, मेरी मम्मी ही सब कुछ मैनेज करती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी को अपने किचन में कोई बाहरी व्यक्ति पसंद नहीं है, इसलिए किचन में सिर्फ घर वाले ही जा सकते हैं, तो मम्मी अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज करके चलती हैं। इस पर देवयानी ने फिर ताना मारा, हाँ, तो कभी मम्मी का हाथ तो नहीं बटाया होगा, इसीलिए तो अभी हालत ख़राब हो रही है। अभी तो तुम्हें झाड़ू पोछा भी करना है, सोच लो कैसे मैनेज करना है। मैंने तो काफ़ी दिनों मैनेज कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। वैसे हमारी हाउस हेल्पर बहुत अच्छी है, तुम्हें अपने मायके जैसी परेशानियां यहाँ नहीं होंगी। वह तो अभी उसका बच्चा बीमार है, इस वजह से एक हफ्ते की छुट्टी पर चली गई है, तो जल्दी से बर्तन साफ़ कर लो और फिर झाड़ू पोछा भी कर लो, क्योंकि वह भी तुम्हें ही करना है। कंगना शौर्य की ओर देख रही थी और बोल रही थी, तुम्हारे यहाँ सब कुछ हाउस हेल्पर ही करती है क्या? शौर्य कुछ बोलता उसके पहले ही देवयानी ने बोल दिया, हाँ, तो हमारी हैसियत है तो हमने हाउस हेल्पर रख रखी है। अब तुम्हारे घर में हैसियत नहीं थी तो इसमें हम क्या करें, और तुमने कभी अपनी मम्मी की मदद नहीं करवाई तो वही सारे झूठे बर्तन धोती होंगी और झाड़ू पोछा भी करती होंगी। अब यहाँ तुम्हारी मम्मी तो नहीं आएंगी ना? कंगना ने बोला, हाँ, मेरे यहाँ किचन के लिए तो कोई हाउस हेल्पर नहीं है, सब कुछ मेरी मम्मी ही देखती हैं, पर अलग तरीके से। और यह बात भी सच है कि मैंने मायके में कभी यह सारे काम नहीं किए हैं, पर कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। देवयानी वहाँ से बड़बड़ाती हुई चली गई। बहुत बड़ी अमीर घर की है ना कि बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हमारे घर में किचन में कोई हाउस हेल्पर नहीं जाती। जैसा लगता है कि बाकी घर के काम के लिए ना जाने कितने हेल्पर लगा रखे हैं इसके माँ बाप ने। घर में एक हाउस हेल्पर भी नहीं है
शादी में 1 रुपया दहेज लेकर नहीं आई, माँ बाप ने कोई जेवर नहीं दिए, और बातें देखो बड़ी बड़ी कर रही है कि घर में कभी कोई काम नहीं किया, पूरी ज़िंदगी नौकरानी वाले काम किए होंगे, और यहाँ बड़े घर की बहू बनकर आ गई है तो अलग से दिखावा कर रही है। हमारे देवर को फंसा लिया और बकवास कर रही है। बड़बड़ाती हुई देवयानी अपने कमरे की ओर चली गई। कंगना ने जैसे तैसे सारे काम पूरे कर दिए, और तब तक शौर्य ने ऑनलाइन सर्च करके एक दूसरी हाउस हेल्पर को हायर कर लिया था, जिस पर उसकी माँ ने उसे ताना भी मारा। अपनी बीवी को एक काम करते देखकर तुरंत ही नई हाउस हेल्पर ढूंढ ली। अब क्या 2-2 हाउस हेल्पर को हम सैलरी देंगे, क्योंकि पुरानी वाली हेल्पर को तो हम नहीं निकालने वाले, वह कई सालों से हमारे घर में काम कर रही है। कोई बात नहीं मम्मी, वह सब कुछ मैं देख लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। शौर्य को भी साफ समझ में आ रहा था कि यह सब कुछ कंगना को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कंगना उसके घर वालों के हिसाब से उस घर की बहू बनने के लायक नहीं थी। लेकिन शौर्य ने कंगना को समझा रखा था कि धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगता है, फिर सब लोग एक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भी सही होने वाला नहीं था, क्योंकि कंगना दहेज जो लेकर नहीं आई थी। कंगना को बात बात पर उसकी सास और जेठानी जलील किया करती थी, और बीच बीच में ससुर जी और जेठ जी भी उसे ताने मारने से पीछे नहीं हटते थे, जो कि अब बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। इसी बीच राखी का त्यौहार आ गया, और देवयानी और सासू माँ के मायके से उनका परिवार राखी पर आ रहा था, साथ ही कंगना का परिवार भी राखी पर आ रहा था। लेकिन इस बार देवयानी और उसकी सासू माँ ने हद ही कर दी। घर में 2 अलग अलग तरह का खाना बना था, एक कंगना के परिवार वालों के लिए और एक देवयानी और सासू माँ के मायके वालों के लिए। देवयानी और सासू माँ के मायके वाले सुबह ही आने वाले थे, और वह सुबह आकर चले भी गए थे। उनकी अच्छी खासी खातिरदारी की गई थी। कंगना ने भी उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया था। लेकिन जब शाम को कंगना के मायके वाले आए तो उनके सामने बहुत हल्का फुल्का सा नाश्ता परोस दिया गया। कंगना जब किचन में खुद गई तो वहाँ पर उसे कुछ खास नहीं मिला, जबकि सुबह किचन में तरह तरह के पकवान भरे पड़े थे। लेकिन अभी सारा किचन साफ कर दिया गया था, सिर्फ साधारण तरीके के कुछ नमकीन और बिस्कुट और बूंदी के लड्डू के पैकेट पड़े थे। कंगना की आंखों में आंसू आ गए कि अभी सुबह खुद के मायके वालों के लिए इतना अच्छा इंतज़ाम किया, और शाम को जब उसके मायके वाले आए तो ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। खैर, तुरंत मैं कंगना क्या करती। शौर्य ने मामले को संभालते हुए बोला, मैंने और कंगना ने प्लान बनाया था कि आज हम सब बाहर खाना खाएंगे, तो बस राखी बांधते हैं और फिर जल्दी से किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं। देवयानी और कंगना की सासू माँ तो अपने कमरे के बाहर भी नहीं निकली। कंगना के घर वालों को बस नमस्ते करके वह अपने कमरे में चली गई थी, जिससे उन्हें बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी, और कंगना भी दुखी हो रही थी। खैर, शौर्य ने मामला संभाल लिया था, और वह अपने ससुराल वालों को लेकर एक अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में चला गया, जहां सब ने डिनर किया। लेकिन उन लोगों ने रात में रुकने से मना कर दिया, और रातों रात ही वह वहां से निकल गए। कंगना को आज बहुत गुस्सा आया था, और उसने अपना सारा गुस्सा शौर्य के ऊपर निकाल दिया और बोल दिया, बहुत सह ली मैंने तुम्हारे घर वालों की मनमानी। बहुत दिनों से तमाशा देख रही हूँ, तुम्हारे और तुम्हारे सिद्धांतों की वजह से चुप हूँ, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देना मुझे भी आता है। और अब तुम मेरे बीच में कुछ नहीं बोलोगे। इन्हें इनकी औकात अब मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अब इन्होंने मेरे साथ साथ मेरे मायके वालों के आत्मसम्मान को भी चोटिल किया है, जिसका इन्हें बिल्कुल भी हक नहीं था। शौर्य भी आज चुप था। उसके पास कंगना की बातों का कोई जवाब नहीं था, और उसे भी पता था कि कभी कभी खामोश रहना परेशानियों को बढ़ाता ही है। इससे अच्छा एक बार मुंह खोलकर हमेशा के लिए उन परेशानियों का अंत कर दिया जाए। कंगना ने अब काफ़ी कुछ सोच लिया था। देवयानी और अपनी सास और साथ ही साथ ससुर जी और जेठ सिद्धांत को ज़मीन पर लाने के लिए, उन्हें उनकी औकात दिखाने के लिए, क्योंकि वह सब कुछ हवा में ज़्यादा ही उड़ रहे थे। राखी के कुछ दिनों के बाद हरितालिका तीज का त्यौहार था, और जैसा कि होता है, देवयानी, कंगना और उनकी सासू माँ तीनों के मायके से तीज आनी थी। देवयानी तो फिर से अपने घमंड में डूबी हुई थी, और साथ ही साथ कंगना की सासू माँ भी। सुबह ही कंगना की सासू माँ और जेठानी की तीज आ चुकी थी, जिसे उन्होंने अच्छे से कंगना को दिखाया था, जिसमें काफ़ी महंगी साड़ियाँ, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ और सोने की अंगूठी थी। सासू माँ के तीज में भी यही सारा सामान था। अब देवयानी और सासू माँ कंगना के घर से आने वाले तीज का इंतज़ार कर रही थी, ताकि फिर से एक बार उसे और उसके मायके वालों की बेइज्जती कर सकें
और उनके दिल को सुकून मिल सके। कंगना का मायका क्योंकि दूसरे राज्य में पड़ता था, इसलिए उन्हें आने में वक्त लगता था और वह लोग लगभग शाम के वक्त तीज लेकर आए। कंगना ने इस बार अपने मायके वालों को अच्छे से समझाया था और बोला था, बहुत से लोगों को सीधी सादी ज़िंदगी हजम नहीं होती, उन्हें दिखावा ही पसंद है। तो आज अपना असली रंग ढंग आप मेरे ससुराल वालों को दिखा ही दो, क्योंकि अब इन्हें दिखाना ज़रूरी हो चुका है। शाम को कंगना के मम्मी पापा और भाई कंगना का तीज लेकर आए। देवयानी और कंगना की सासू माँ तुरंत ही हॉल में आ गए। आखिर उन्हें कंगना के माँ बाप की बेइज्जती जो करनी थी। कंगना ने तीज लेकर किनारे रखा और फिर अपने मम्मी पापा के लिए चाय लेकर आई और चाय की ट्रे अपने मम्मी पापा और भाई के आगे लगाते हुए उसने बोला, मम्मी पापा, आपको अच्छा तो नहीं लगता होगा मेरे ससुराल में इतने साधारण से क्रॉकरी में चाय पीते हुए, पर क्या करें, मेरे नसीब में यही घर लिखा था, तो यहाँ तो ऐसे ही क्रॉकरी इस्तेमाल होती है। अब इन लोगों की औकात तो है नहीं आपकी तरह बहुत महंगी क्रॉकरी इस्तेमाल करने की, क्योंकि अगर उसकी एक कप भी टूट गई तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन क्या करेंगे, अब आपकी बेटे का ससुराल है तो आपको इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। कहकर कंगना अजीब सी मुस्कुराहट से अपनी सास और जेठानी की तरफ देख रही थी। उसकी सास ने बोला, या क्या बकवास कर रही हो कंगना, यह क्रॉकरी तुम्हें कहाँ से ख़राब दिख रही है? तो कंगना ने बोला, अरे नहीं मम्मी जी, पर मेरे घर में बहुत ज़्यादा महंगी क्रॉकरी इस्तेमाल होती है ना, तो इसलिए मुझे लगा कि मम्मी पापा और भाई को यहाँ ना लगे कि मेरी शादी बहुत छोटे घर में हो गई है। कहकर कंगना हंसने लगी। देवयानी और उसकी सास को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उनकी नज़र कंगना के मम्मी के जेवरों पर पड़ी। कंगना की मम्मी ने बहुत महंगे डायमंड के सेट डाल रखे थे और साथ ही साथ हाथ में डायमंड के कड़े भी पहन रखे थे। साथ ही साथ उन्होंने बहुत महंगी कांजीवरम साड़ी डाल रखी थी, जो देखकर 1 लाख से ऊपर की लग रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिन लोगों ने अपनी बेटी की शादी बिना किसी दहेज के कोर्ट में कर दी, वह इतनी महंगी ज्वेलरी कैसे पहन सकते हैं। कंगना के भाई ने भी हाथ में रोलेक्स की घड़ी लगा रखी थी, जिसकी कीमत का अंदाज़ा सिद्धांत को बहुत अच्छे से था। तब तक कंगना ने दूसरा ताना मारा और बोला, अरे मम्मी, मैं तो आज बहुत थक गई। पता है, हमारी हाउस हेल्पर ने आज भी छुट्टी कर दी थी और यहाँ पर तो सब लोग हाउस हेल्पर पर ही डिपेंडेंट है। वह नहीं आती तो हमें खुद बर्तन धोना पड़ता है और झाड़ू पोछा करना पड़ता है। अब क्या करें, मेरी किस्मत में यही लिखा था। अब इनके यहाँ तो मामूली सा डिशवॉशर और रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर जैसी चीज़ें भी नहीं है, या फिर आपकी तरह इनकी सोच नहीं है। हमारे घर में तो बर्तन और झाड़ू पोछा के लिए भी कभी सोचना ही नहीं पड़ता। और फिर अपनी सासू माँ की तरफ पलटते हुए कंगना बोली, वह क्या है ना मम्मी जी, हमारे घर में मेरी मम्मी ने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है और मेरी मम्मी को तो किचन में किसी बाहरी का घुसना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मेरे वहाँ डिशवॉशर लगा हुआ है, तो कभी भी हाथ से बर्तन नहीं धोने पड़ते और ना ही कोई हेल्पर की राह देखनी पड़ती है। और मेरे यहाँ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर भी है, जो खुद ही पूरे घर में झाड़ू पोछा कर देता है, उसके पीछे नहीं लगना पड़ता है। इसीलिए मुझे यह सारे काम नहीं आते और पहली बार मैंने यह सारे काम ससुराल में ही किया है। बाकी कामों के लिए हमारे घर में एक सुपरवाइज़र है, जो अपने हिसाब से हेल्पर रखकर घर की डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह करवा लेता है। वह सब कुछ मेरी मम्मी को नहीं देखना पड़ता। अगर हाथ में अच्छा पैसा रहे तो सब कुछ हो जाता है, बस औकात होनी चाहिए। पर मेरे नसीब देखिए, मायके में तो हर चीज़ की औकात थी और ससुराल में तो कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं मुझे। मैंने भी कैसे गरीब घर के लड़के को पसंद कर लिया ना। कहकर कंगना ने व्यंग्यात्मक मुस्कान अपनी सासू माँ और जेठानी को दिखाई। यह सब कुछ सुनकर देवयानी और उसकी सासू माँ हैरान हो रहे थे कि यह कंगना कैसी बातें कर रही है। कि तभी कंगना ने अपनी मम्मी का लाया हुआ तीज खोल दिया और उसे देखते ही देवयानी और उसकी सासू माँ का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसमें कंगना के लिए बहुत महंगी महंगी 11 साड़ियाँ थी। सारी साड़ियाँ 1 लाख से ऊपर की कीमत की थी, जो कि देखकर ही पता चल रही थी। और साथ ही डायमंड के 3-4 सेट थे और ड्राई फ्रूट्स के काफ़ी बड़े बड़े पैकेट थे, जो अलग से बड़े बड़े बॉक्स में भरकर रखे थे और ड्राइवर उन्हें अंदर लेकर आया था, क्योंकि उनका वज़न बहुत ज़्यादा था। तीज का सामान देखकर ही कंगना के ससुराल वालों का मुंह खुला का खुला रह गया। कंगना की माँ ने बोला, अरे दामाद जी ने तो हमें शादी में कुछ देने ही नहीं दिया। यह बोलकर कि हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। उस वक्त हमने उनकी बात मान ली, पर अब तीज त्यौहार में हम अपनी बेटी को नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए यह कंगना की पहली तीज है, तो मुझे जितना समझ में आया
मैं लेकर आई हूँ। तब तक कंगना के भाई ने बोला, और हाँ बहन, राखी पर तेरा गिफ्ट बुक किया था ना, तो उसकी भी डिलीवरी हो गई है। या ले तेरा राखी गिफ्ट। कहकर उसने एक महंगे कार की चाबी कंगना को पकड़ाई और बोला कि तेरी गाड़ी तेरे घर के बाहर खड़ी है। जिसे देखकर देवयानी और उसकी सासू माँ हैरान हो गए। अब कंगना के पापा ने बोला, अरे भाई साहब, बच्चों ने अपनी मर्जी से शादी तय कर ली, इसलिए हम लोग तो कभी ठीक से मिल भी नहीं पाए और ना ही एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जान पाए। वैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ। आपने क्षितिज एंड कंगना प्रॉपर्टीज़ का नाम तो सुना ही होगा। सुनकर शौर्य के पिताजी हैरान हो गए, क्योंकि यह काफ़ी बड़ी कंपनी थी। कंगना के पापा ने बोला, जी, यह क्षितिज मेरा बेटा और कंगना मेरी बेटी, इन्हीं दोनों बच्चों के नाम पर मैंने अपने बिजनेस का नाम क्षितिज एंड कंगना प्रॉपर्टीज़ रखा है। अब मेरा बेटा मेरी कंपनी में मेरे साथ ही काम करता है और उसकी एक ब्रांच अब हम आपके शहर में भी खोल रहे हैं, जिसे कंगना संभालेगी, क्योंकि मेरे बिजनेस में वह भी बराबर की हिस्सेदार है अपने भाई के साथ। इसीलिए हमने कंगना को कोई भी जॉब ज्वाइन करने से मना किया था कि जब अपनी खुद की कंपनी संभालनी है तो जॉब क्या करना। यह सब कुछ सुनकर देवयानी और उसकी सासू माँ के साथ ही साथ शौर्य के भैया सिद्धांत और उसके पापा भी हैरान हो गए। कहाँ यह लोग कंगना को एक निम्न मध्यम वर्गीय घर की लड़की समझ रहे थे और कहाँ वह इतने अमीर घर की लड़की थी और अपने मायके के बिजनेस में पार्टनर भी थी। देवयानी के मायके वालों से कहीं ज़्यादा अमीर थे कंगना के मायके वाले, लेकिन कंगना और शौर्य को दिखावा पसंद नहीं था और ना ही उसके मायके वालों को, इसलिए वह बहुत सामान्य तरीके से इन लोगों के सामने आते थे। लेकिन आज देवयानी और उसकी सासू माँ ने मजबूर कर दिया था कंगना को यह सब कुछ करने के लिए, और कंगना ने आज पक्का इंतज़ाम कर दिया था भविष्य में इन सब को रोकने के लिए, क्योंकि उसे पता था यह सब कुछ देखने के बाद दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी उसे कुछ भी बोलने की और उसके मायके वालों की बेइज्जती करने की। कंगना ने जानबूझकर बोला, मम्मी, शाम हो गई है, चलिए बाहर चलते हैं, कुछ डिनर विनर करते हैं। मैंने तो पहले ही सोच रखा था कि हम बाहर डिनर करेंगे, क्योंकि इस बार भी देवयानी और उसकी सासू माँ ने उसके मायके वालों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं करने दिए थे। लेकिन अब उन लोगों को असलियत पता चल चुकी थी, इसलिए कंगना की सासू माँ ने तुरंत ही बोला, अरे बहू, कैसी बात कर रही है तू? पिछली बार भी तेरे मम्मी पापा आए तो तुम लोग बाहर डिनर करने के लिए चले गए। इस बार कोई बाहर नहीं जाएगा, सब लोग घर पर ही डिनर करेंगे। अभी 1 घंटे में सबके लिए अच्छा डिनर बनवाती हूँ। चलो देवयानी, चलकर मेरी हेल्प करवाओ। कंगना को उसके मम्मी पापा के साथ थोड़ा समय बिताने दो, कहकर कंगना की सासू माँ उसके जेठानी देवयानी को खींचते हुए किचन में ले गईं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि उनकी बड़ी बहू से ज़्यादा अमीर घर की उनकी छोटी बहू है, तो उससे बनाकर रखने में ही ज़्यादा फ़ायदा है। आखिर लालच तो कम नहीं हुआ था ना उनका। और देवयानी को भी समझ में आ गया था कि जितना घमंड दिखाना था अपनी अमीरी का उसने दिखा लिया। कंगना के मायके वालों के सामने उसके मायके वालों की कोई औकात नहीं, इसलिए अब उसने भी शांत रहकर कंगना के साथ बनाकर रखने में ही अपनी भलाई समझी।